वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज आपके बीच में मैं उत्तराखंड आईटी टीचिंग एप्टीट्यूड के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और ये जो आज का जो टॉपिक होगा ये रिलेटेड होगा एनसीएफ 2005 से। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक जो है मेरे साथ बने रहिए। और सारे के सारे जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड लेक्चरर के जितने भी जो नोट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं पीडीएफ के माध्यम से। उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एनसीएफ होता है वो जो एक प्रकार का जो एजुकेशन साइकोलॉजी है या शिक्षा मनोविज्ञान है उसका एक बेस है। अगर आपने एनसीएफ समझ लिया तो इसका मतलब आप साइकोलॉजी के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये इसका सिद्धांत है, ये इसका बेसिक है। ओके, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। हालांकि आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि सिलेबस के अंदर है और बहुत सारे बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि पूरा हमें करवा दीजिए, तो इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। बाकी जो कहीं इसके टॉपिक हैं जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि आरटीई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा जो संप्रेषण वाला टॉपिक है, कम्युनिकेशन वाला, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो है और भी जो है दो चार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं डिस्कस किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए लेट स्टार्ट। तो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ व विधियाँ। ओके, तो जो एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, सबसे पहले तो उसका मतलब क्या होता है, एनसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसके बाद जो है एक एनसीएफ भी निकाला जाता है, जो कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार का करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा उससे रिलेटेड होता है। तो जो अभी हमारे पास लेटेस्ट करिकुलम आपका एनसीएफ अवेलेबल है वो 2005 है। हालांकि 2020 की जो पॉलिसी है वो अब लागू हो चुकी है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो सकता है कि इस साल जो है वो नया एनसीएफ जो है वो डिज़ाइन हो जाए, जिसके अनुसार नए प्रकार से जो है करिकुलम का डिज़ाइन होगा। तो वो जब होगा तो तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो सिलेबस के अंदर जो है वो 2005 के बारे में ही है, तो हम इसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है उसके जो 5 जो है वो मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि कनेक्ट टू द स्कूल लाइफ विद द आउटसाइड द स्कूल। यानी कि हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी जो कि व्यावहारिक है। ओके, ताकि जो कि बच्चा जो है उस प्रकार की चीज़ें सीखे जो कि उसके व्यावहारिक जीवन के अंदर भी काम आ पाए। उसको इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाएं, इस प्रकार का अधिगम अनुभव प्रदान किया जाए जो उसके स्कूल के बाहरी जीवन से भी उसको कनेक्ट करे। नेक्स्ट है हमारे पास पढ़ाई को रटंत प्रणाली से रोट लर्निंग जो प्रणाली है हमारी उससे मुक्त करना है और उससे आगे जाके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डेवलप करना है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। ऐसा ना हो कि केवल केवल और केवल किताबी जो है कीड़ा जो है वो बच्चा बन के रह जाए। उसको हमने पाठ्य पुस्तक से बाहर ला के करिकुलम को एक वाइड रूप देना है। ओके, आगे कक्षा जो कक्ष है उसकी गतिविधियों को जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। यानी कि जितना भी हो, जितना ज़्यादा हो सके जो क्लास है वो क्या हो, एक्टिविटी सेंटर हो। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें करवाई जाए वो एक्टिविटी के माध्यम से कराई जाए, चाहे वो प्रयोग हो, चाहे वो कोई कहानी हो बतानी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके अदर जो एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे एक्टिव रह सकें, क्रियात्मक रह सकें। तो बाल जो केंद्रित शिक्षा है दोस्तों, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, उसका जो मूल है, उसका जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो क्या है, आपका बच्चे को गतिविधि से जोड़ना कि बच्चा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके। और इसी बेस पर जो है वो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब भी जो है आपको चार ऑप्शन दिखे और उसमें जो जो भी ऑप्शन इस प्रकार का होगा जिसमें कि बच्चा एक्टिव है, क्रियात्मक है, उस खुद कुछ कर रहा है, तो हमेशा वही ऑप्शन जो है वो सही होता है पेडागोजी के अंदर। तो ये यहाँ से जो है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल आप समझ सकते हैं। और उसे लचीला बनाया जाए। लचीला का मतलब होता है कि स्टिफ ना हो, उसके अंदर
एक रिजिडनेस ना हो बल्कि लचीलापन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे जो हैं हर टाइप के जो बच्चा है उसके लिए उसमें कुछ ना कुछ अनुभव हो, इस प्रकार से जो है उसको बनाया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो मूल्य हैं उनके प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार के हमें स्टूडेंट तैयार करने हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय जो मूल्य हैं उनके प्रति आस्थावान हो, यानी कि उनके प्रति श्रद्धा रखते हों और उनको समझते हों। और हमारे राष्ट्रीय जो मूल्य कहाँ क्या हैं जो हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं। तो इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जो भी हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर जो सबसे फ्रंट पेज होता है उसमें जो है हमारे संविधान का प्रियम्बल दिया जाता है, वो कोई भी बुक हो हर बुक में। तो वो इसीलिए है ताकि बच्चे के अंदर हमारे राष्ट्र की जो वैल्यूज़ हैं, धर्मनिरपेक्षता हो गई, हमारे जो भाईचारा आपस में जितने भी उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें जो ये क्या है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इन सबको विद्यार्थी के अंदर किस प्रकार से डाला जाए, तो ये इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये 5 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा का पूरा एनसीएफ डिपेंड करता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एनसीएफ 2000 जो 5 है उसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें जो है सबसे पहली बात जो लिखी गई है कि शिक्षा जो है उसको मुक्त करने वाली जो प्रक्रिया है उसके रूप में देखा जाना चाहिए और शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण और अन्याय, यानी से जिसमें कि किस किस प्रकार के शोषणों की बात की गई, एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई, गरीबी हो गया, लिंग भेद यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी, जातिगत जो भेदभाव होता है, इन सभी से जो है हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया को हमको इससे मुक्त करना है, ताकि क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया से वंचित करते हैं। तो जितनी भी जैसे वो अगर बच्चा गरीब है या उसको लिंग भेद के आधार पर, जेंडर इनइक्वलिटी के आधार पर लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, या अगर जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, शोषणकारी हैं। इन सबको समाप्त करके किस प्रकार से 100% बच्चे जो हैं उस इनरोलमेंट हो सके, वो उसका लक्ष्य है। और ये जो हमारा एनसीएफ तैयार किया गया है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री हमारी उसके अंडर पर तैयार किया गया, जिसके की जो अध्यक्षता की थी वो की थी प्रोफेसर यशपाल, है ना। मैंने आपको बताया था जब हमने आयोग पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि 1992 में जब पॉलिसी जो है रिवाइज की गई थी 86 वाली, तो उस टाइम पर एक प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी। तो उस कमेटी ने जो है एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो उसी रिपोर्ट के बेस पे दोस्तों ये एनसीएफ जो है उसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है सीधी सीधी बात तो यही बोली गई है कि जो है ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़कर और विद्यार्थियों को रटंट प्रणाली से मुक्त करना है, और शिक्षा जो है वो पुस्तक आधारित ना होकर उसके अलावा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना है। तो ये इसकी कुछ हेडिंग इसके अंदर दी गई है। अब है इसके मुख्य अंग या भाग। तो अंग जो है वो मुख्यतः 5 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना का ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या या करिकुलम उसका क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आकलन यानी कि असेसमेंट, फिर है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, किस प्रकार का विद्यालय या स्कूल के अंदर वातावरण या इन्वायरमेंट होना चाहिए, फिर है व्यवस्थागत सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे इन 5 पार्टों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख जो हैं वो किस प्रकार की विशेषताएं इसके अंदर दी गई हैं। सबसे पहले एनसीएफ 2005 जो है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा जो है वो बताता है। तो लगभग जितने भी आए होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्राइमरी लेवल पर उनका जो मीडियम होना चाहिए वो मातृभाषा, मदर टंग ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा सबसे तेज़ी से सीखता है। नेक्स्ट है शिक्षण जो हमारे सूत्र हैं, जैसे कि कौन कौन से सूत्र जो कि हमने स्पेशल एक क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, शिक्षण सूत्र और शिक्षण की टेक्निक्स। उसमें क्या सूत्र होते हैं, जैसे कि अज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, फिर जो मूर्त है उससे अमूर्त की ओर बढ़ना। इन सब का जो है जो टेक्निक्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग के अंदर प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि सूचना या किसी चीज़ को पढ़ लेना, दिमाग किताब में उसको पढ़ के समझ रट लेना, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक सूचना है जो आपने प्राप्त की है और वो कुछ टाइम बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। ज्ञान तब है जब आप क्या करेंगे, उसको अपने अंदर समाहित करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सीखेंगे। समझ गए। नेक्स्ट है
विशाल जो पाठ्यक्रम और मोटी जो हमारी किताबें हैं उनको शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक माना गया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या किया जाए, इन मोटी किताबों का बोझ जो है बच्चों के ऊपर से कम करके पाठ्यक्रम को थोड़ा कम किया जाए, और साथ के साथ जो है वो बच्चों को जो रोट लर्निंग है उससे मुक्ति मिलेगी इससे। नेक्स्ट है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान किया जाए ताकि बच्चे खुद ब खुद उन वैल्यूज़ को सीखें, ना कि उनको दिन भर जो है अलग अलग तरह के जो है भाषण देकर जो है इस प्रकार की चीज़ें सिखाई जाएँ, क्योंकि उसको उससे बच्चा बोर होता है, उसको कभी भी वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वो एज ही उस प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, जो अभिभावक हैं उनको सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। यानी कि ऐसा ना हो कि जो बच्चा है, सॉरी, जो अभिभावक है यानी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम कम उम्र में ही जो है वो इंजीनियर बन जाए, तो इस प्रकार की जो अपेक्षा बच्चों से रखना बिल्कुल गलत होता है। हर एज में बच्चे की जो उसकी नेचुरल जो आपकी क्षमताएं हैं उनका प्रयोग उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। ओके। नेक्स्ट है, बच्चों को स्कूली के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, और इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना कि बच्चे टेंशन में न रहें, बच्चे स्कूल आने में खुशी का अनुभव करें, डरे ना। नेक्स्ट है, अच्छे विद्यार्थी की जो धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है ये जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। यानी कि ऐसा बच्चा जो कि क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाता है और बिल्कुल पढ़ाकू है, हम उसी को ही अच्छा बच्चा माने और बाकी दूसरे को क्या माने, खराब माने, इस प्रकार की जो धारणा है उसको चेंज करने की जरूरत है। उसमें क्या देखा जाना चाहिए कि कौन बच्चा इस प्रकार है जो कि तर्कपूर्ण बहस करता है और उसके द्वारा अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करता है। ओके। नेक्स्ट है, खेल आनंद के बाद सामूहिकता की जो भावना है उसको भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने के लिए के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दें। यानी कि स्कूलों के अंदर जो गेम्स होते हैं उसमें ये भावना न हो कि बच्चा जो है वो क्या करे, किसी प्रकार के रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है, कोई इनाम के लिए खेल रहा है, बल्कि उसका जो उद्देश्य होना चाहिए क्लास के अंदर या विद्यालय के अंदर बच्चों के अंदर सामाजिकता की भावना, एक दूसरे से सहयोग की भावना, ये सारी से सारी चीज़ें जो हैं वो कोऑपरेशन जो होता है ये बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। तो ये इसका कुछ विशेषताएं हैं। आगे है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ओके। तो ये है कि पुस्तकालय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। तो किस प्रकार से जो सौंदर्य बोध होता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कल्चरल आपके कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या हो सकता है, विभिन्न जो हमारे कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जितने भी आपका रिक्वायरमेंट है, जितने भी संसाधनों की रिक्वायरमेंट एक टीचर को है, उस सबको जो है वो टीचरों को प्रोवाइड किया जाए। और नवाचार यानी क्या होता है, इनोवेशन, कि जो भी इनोवेशन टीचर स्कूल के अंदर आ रहा है, चाहे आज के डेट में जो है स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से आपके स्मार्ट बोर्ड या इस तरह की जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, इन सब का जो है वो किस प्रकार से शिक्षकों को पहुंचाया जाए टाइमली जो है मैनर में, ये सब जो है एनसीएफ के अंदर एक बात बोली गई है। फिर है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सजा व पुरस्कार की जो भावना है उसको सीमित रखा जाए, और सीमित क्या बल्कि उसको खत्म कर दिया जाए। जो सजा है वो किस प्रकार की, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको तो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए। मतलब इस प्रकार से जो लट्ठी चलाना, बच्चों को मुर्गा बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं, इन सबको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से स्वयं मोटिवेट होना, जिसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेट, उस प्रकार से करना है। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो कम्युनिटी है उसको किस प्रकार से हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर जो कल्पनाशीलता है यानी इमेजिनेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए उसको लेखन यानी उसकी जो राइटिंग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर उसके प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट है, सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसमें बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। तो पेरेंट्स जो हैं उनको भी शामिल जरूर किया जाना चाहिए।
मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी या पैडागोजी में, कि बच्चा जो है उसका प्रत्येक स्तर पर अपना मानसिक स्तर है और उसी के अनुसार उसका क्या होना चाहिए, करिकुलम डिजाइन होना चाहिए। अगर उसके मानसिक स्तर से जो है वो एक करिकुलम जो है वो ऊपर जाता है तो इसका मतलब करिकुलम में प्रॉब्लम है और वो सही से डिजाइन नहीं किया गया है। आपने देखा होगा जो हमारा जो करिकुलम होता है एनसीईआरटी, उसके किस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो है वो बच्चा जो है जो पूर्व की क्लास का जो ज्ञान है उसका एक पूर्व नॉलेज उसमें ले ले और जो नया नॉलेज है उसको थोड़ा डीप में पढ़े। इस प्रकार से जो है प्रत्येक अगली क्लास में पिछली क्लास का भी कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, टच दिया जाता है। तो इसी प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं हम, फ्लेक्सिबल टाइप कहते हैं, कि ताकि बच्चा जो है वो पहले अपने आप को पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करे और फिर उस कक्षा के अंदर उस कक्षा के स्तर का ज्ञान प्राप्त करे जो कि उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार होगा। ओके, आगे चलते हैं। सांतिक शिक्षा को बढ़ावा, पीस एजुकेशन। तो पीस एजुकेशन में जो है आता है सब कुछ जो भी नैतिकता के दायरे में आता है। महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजित करना। बच्चों के अंदर जो लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो खासकर लड़के हैं तो उनके अंदर जो है स्कूल के अंदर से उनके अंदर इस प्रकार की भावना डेवलप हो कि किस प्रकार से एक महिला यानी रोमेंस की जो है रिस्पेक्ट की जाती है। इस प्रकार का दृष्टिकोण उनके अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। और एक खुली मानसिकता जिनको कहते हैं ना, एक ओपन माइंडेड, उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है, ना कि उनको एक कंजर्वेटिव माइंड डेवलप करना ताकि वो भविष्य के अंदर भी उसी प्रकार के फिर रहते हैं जिस प्रकार से स्कूल के अंदर उनका माइंड डेवलप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आजकल कि जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा हमारी जो जनरेशन है उससे थोड़ा खुले विचारों के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा के जो हैं एक तरह से लेवल के अंदर या उसके दृष्टिकोण में पूरी तरीके से परिवर्तन आ चुका है। और जो शांति शिक्षा होती है उसमें क्या होता है कि भाई दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा जो है वो फसाद, इतनी ज़्यादा समस्याएं जो हैं पूरी दुनिया के अंदर चलती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की गरीबी, भुखमरी, इन सारी समस्याओं का जो है वो बच्चा समाधान किस प्रकार से निकाले वो उसके अंदर होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर एक अग्रेसिव होनी चाहिए, एक आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति को वो किस प्रकार से बढ़ावा दे, इस प्रकार की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। फिर है नेक्स्ट, बालकों के चहुमुखी विकास यानी कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर आधारित पाठ्यचर्या हो। क्योंकि करिकुलम है मेन क्या होता है, करिकुलम करिकुलम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि बच्चा जो है हर एस्पेक्ट उसके व्यक्तित्व का डेवलप हो जाए। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी जो वातावरण है। तो ये समावेशी कक्षा की भी बात इसके अंदर की गई है कि किस प्रकार से हर प्रकार का जो बच्चा है वो उस क्लास के अंदर पढ़ पाए, उसके लिए एक इंक्लूसिव माहौल तैयार करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हमने इससे रिलेटेड जो है अब कुछ देखना है कि जो लर्निंग, इसका जो सूत्र था वो क्या था, बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बटन। तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कुछ बातें जो हैं वो बोली गई हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम के बारे में क्या कहा गया है। जो पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य व क्रम। जो पाठ्य है उसका अर्थ होता है कि भाई पढ़ने योग्य सामग्री, और क्रम का अर्थ है निश्चित व्यवस्था, यानी कि पढ़ने योग्य जो सामग्री है उसकी एक निश्चित व्यवस्था ही क्या कहलाती है, पाठ्यक्रम या करिकुलम कहलाती है। और अंग्रेजी अगर इसकी बात करें तो ये करिकुलम जो है वो क्यूरेर शब्द से बना हुआ है, और क्यूरेर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। यानी कि करिकुलम के माध्यम से जो है वो विद्यार्थी, एक जो टीचर होता है वो बच्चे को जैसे कि एक दौड़ के मैदान में दौड़ता है घोड़ा, उसी प्रकार से विद्यार्थी को जो है वो अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। ठीक है ना। जो जो फ्रोवल है उनके अनुसार मानव पाठ्यक्रम समस्त जो मानव जाति है उसके गुणों का ही सार है। क्योंकि भाई पाठ्यक्रम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या हुई हैं, हमें हमारी जो पूरी की पूरी मानव जाति है उसने जो हजारों अरबों जो वर्ष हैं उसमें जो विरासत के तौर पर जो चीज़ें या जो ज्ञान एक्वायर किया है उसी का जो है संग्रह किसके अंदर होता है, पाठ्यक्रम के अंदर होता है। तो इसीलिए मानव जाति की समस्त गुणों पर यह आधारित हो जाती है। समझ गए। चलते हैं आगे। आगे जो है इसमें जो है कुछ दृष्टिकोण की बात की गई है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण का अपनाया गया है। प्रत्येक जो बच्चा होता है उसके अपने सीखने की एक अलग गति होती है, यानी कि उसका अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, और प्रत्येक बच्चा जो है वह सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि बच्चों का
जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है, बच्चों की भाषा समझने अभिव्यक्ति की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों के अंदर भाई जो भी ये चीज़ें होती हैं ये जन्मजात उसके अंदर होती हैं, जबकि कई लोग जो हैं वो मानते हैं कि भाषा को एक्वायर किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है ये क्या होती है, मनुष्य के अंदर जन्मजात होती है, वरना जो जानवर है उसका बच्चा क्यों नहीं भाषा को सीख पाता है। तो ये उनका मानना है कई सारे मनोवैज्ञानिकों का। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित या त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इनकी सभी मूल तत्व जो है वो समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धतियों को मुहैया कराते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गणितीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें जो है वो गणित शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ज्योमेट्री, असतत गणित, संभाव्यता यानी कि पॉसिबिलिटी जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या आंकड़ों से अवधारणा को समझना और दिखाना। तो ये सब अलग अलग जो है इसकी ब्रांचेज हो गई। अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं का हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो गणित के अंदर सिखाई जाएँ, यानी कि अवधारणात्मक चीज़ें। समस्या समाधान के लिए सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और उनको सही ढंग से लागू करें। फिर है जो छात्र हैं उनके अंदर तर्क शक्ति, कल्पना में उनकी अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं को हल करना। तो बच्चों के अंदर किस प्रकार से इमेजिनेशन पावर का डेवलपमेंट हो और अमूर्तता यानी कि आपका इंटेंजिबिलिटी जो है उनके अंदर इस प्रकार से विकसित हो ताकि वो समस्या समाधान को कर पाएँ। क्योंकि गणित के अंदर मेनली क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और गणित को करने के मेथड ही वही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बच्चों को एक प्रकार का क्वेश्चन देना और उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार की उसी प्रकार की जो है सूत्र के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहना। इसी प्रकार से जो है वो समस्या समाधान काम करते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के जो गणितीय प्रतिनिधित्व, यानी कि हमारे जो गणित के अंदर चीज़ें यूज होती हैं उसमें आरेख होता है, सूत्र होते हैं, चार्ट होते हैं, टेबल मॉडल होते हैं, ग्राफ, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो अच्छे से प्रयोग उनका होना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 जो है उसमें विज्ञान शिक्षण के भी कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। क्या उद्देश्य दिए गए हैं? कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना, यानी कि पूरा का पूरा विज्ञान उसमें कहाँ से क्या डेवलपमेंट हुआ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पहले क्या क्या हुआ और फिर कौन कौन से इनोवेशन हुए, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो क्रमवार बताई जानी चाहिए। जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक तथा स्थानीय जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित और सराहना के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशलों को प्राप्त करना। तो सारे की सारी चीज़ें जिसमें कि आपका टेक्नोलॉजी आएगी, आपका सोशल विज्ञान का जो है वो समाज के किस प्रकार से इंटरफेस हो, और जो है समाज के अंदर जो है वो चेंज लाने के लिए विज्ञान का क्या रोल है, उन सब के बारे में बताया जाना चाहिए। और पेशेवर क्षेत्र यानी कि आप प्रोफेशनली किस प्रकार से जो है विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए जो है सैद्धांतिक और व्यावहारिक कौशलों का दोनों प्रकार के स्किल जो हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है कुछ जो मूल्य हैं उनको आत्मसात करने के लिए, जैसे ईमानदारी हो गया, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण की जो संरक्षण, जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच आती, ये सारे के सारे जो हैं इन सभी को विकसित करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि विज्ञान जो है वो बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्टिज्म यानी उसके अंदर कुछ संरचनात्मक चीज़ें डेवलप करे, ना कि कुछ विनाशकारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप करे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इसके बारे में जो है कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं तो उनको भी देख लेते हैं। पहला जो है वो है विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीन दस्तावेज है, तो वो है एनसीएफ 2005। इसे किस मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा अभी हमने डिस्कस किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD। ओके, नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। फिर एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, तो प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम या शिक्षा।
एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। सभ्यता और प्रगति नाम का एक निबंध है जिसको शुरुआत में इसके अंदर दिया गया है, और वो किसका है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ओके, आगे एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, तो यहाँ पर शांति शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, तो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। आगे एनसीएफ 2005 में बताया गया है, पहला, सपनों के लिए भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, यानी कि सपनों का जो भारत है कि किस प्रकार से भारत को एक विकसित देश के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, उसके लिए जो है धरातल पर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होगी, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी? एजुकेशन से ही होगी, तब जाके तो डेवलप होगा इंडिया। तो उसके लिए जो है क्या युक्तियाँ होती, इन सबको बताया गया है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, पहला उत्तर है इसका, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि किस प्रकार से एक इन्वायरमेंट बच्चे का जो है वो उसको साइकोलॉजिकली उसको अफेक्ट करता है, तो ये इसके अंदर बताया गया। फिर है करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो अभी हमने डिस्कस किया लैटिन भाषा का। सामाजिक अध्ययन जो है शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया है? तो ये 2005 में बनाया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ और क्वेश्चन भी हैं इसमें। एनसीएफ 2005 है, उसमें सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो उत्तर है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो यहाँ पर जो है ये एक नई बात आ जाती है कि सोशल जो स्टडीज़ है उसमें जो है जो लैंगिक मुद्दे यानी कि जेंडर इश्यूज हैं, और जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या मुद्दे हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये एनसीईआरटी नई दिल्ली के अंदर कार्यशाला इसकी आयोजित की गई, यानी कि वर्कशॉप आयोजित की गई। नेक्स्ट है यशपाल शर्मा समिति जो बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें कुल 38 सदस्य अवेलेबल थे। नेक्स्ट है हमारे पास पाठ्यक्रम जो निर्माण है उसकी आवश्यकता क्यों है? आखिर क्यों ज़रूरत है करिकुलम के निर्माण की? तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्माण आवश्यक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर जो है हम पहले भी जो है आयोगों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो त्रिभाषा फॉर्मूला है यानी कि ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, तो वो इसके अंदर भी अपनाने की बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है? तो यहाँ पर हमने वही जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसके अंदर बात की गई है कि जो पहली भाषा है वो हिंदी होगी, यानी जिसको हम राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा भी कहा जाता है। फिर द्वितीय भाषा अंग्रेजी या कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी, और तीसरी भाषा स्थानीय भाषा यानी कि पंजाबी, संस्कृत या तमिल हो सकती है। तो इस प्रकार से ये 3 भाषाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माना जाए? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सूचना को ज्ञान मानने से जो है वो परहेज किया जाए, कि कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्ञान नहीं होती, ज्ञान वो होती है जिसको खुद से क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग पर सुझाव दिया गया है? तो अभी हमने बात की थी कि इसमें जो है अज्ञात से सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है कि बच्चे को ज्ञात से लेकर अज्ञात तक पहुंचाया जाए और मूर्त से अमूर्त की ओर ले आया जाए। यह हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पहले मूर्त चीज़ें पढ़ाई जाएँ और फिर अमूर्त की ओर ले जाया जाए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन जो सिद्धांत है उसमें निहितार्थ हैं, तो स्कूल के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, तो ये इसका निहितार्थ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो यह समाधान को पहचानने में सहायक करती हैं। तो गलतियां जो हैं वो जरूरी हैं ताकि बच्चा जो है अगली बार से उसको ना करे, उसको उस प्रकार का समाधान दिया जाए। नेक्स्ट है शिक्षा विधा बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, इसका अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो पाठ्यचर्या है उसका बोझ कम करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी आपको बात की गई है कि बच्चों का जो बैग का जो वजन है उसको कम किया जाए, तो वही बात इसके अंदर भी कही गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है कि एनसीएफ 2005 है उसकी सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का जो केंद्र है वो होना चाहिए। तो उत्तर है इसका कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो वही बात है कि किस प्रकार से उसके दैनिक जीवन से उसको कनेक्ट किया जाए ताकि वो उसको आसानी से समझ जाए। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित
शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महत्वाकांक्षी का उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्यों में गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्यों की प्राप्ति। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति करना होना चाहिए। और उद्देश्यों की प्राप्ति का मतलब यहाँ पर कि यह है कि उस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें गणित के अंदर दी गई हैं वो उसको समझ में आ जानी चाहिए, यही उद्देश्य है। कभी भी उद्देश्य प्राप्ति के अंदर वो नहीं आएगा। कई बार ऑप्शन में दिया होता है कि उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी करना, तो वो उद्देश्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनसीएफ 2005 है, उसमें गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो यहाँ पर गणित की लंबी आकृति का बात की गई है। तो इसके जो उत्तर है ये है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि पहला एक कॉन्सेप्ट बताना और उसी कॉन्सेप्ट से जोड़कर दूसरा कॉन्सेप्ट बताना। पहले अगर जो है हमने जैसे बेलन पढ़ा दिया, अब बेलन के अंदर से अगर हम इसको इस प्रकार से काटें तो तीन जो है इससे क्या बन जाएंगे? शंकु बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बेलन का जब हमने उसको एरिया बता दिया या उसको बेलन के आयतन का फॉर्मूला बता दिया, तो इस प्रकार से जब हम उसको उसका 1/3 कर देते हैं तो उससे फिर शंकु का भी निकल जाता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, दोनों ही चीज़ों को कनेक्ट करके एक दूसरे से बता दिया है। ओके, तो ये इसका कहने का मतलब है। आगे एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार सीखना है। तो सीखना क्या है यहाँ पर? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावहारिक ज्ञान। तो ये यहाँ पर सीखने का मतलब है। किस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर दी जाएं। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो इसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होने, यानी कि बोला गया था कि इसको मैंडेटरी ना करके ऐच्छिक किया जाए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 जो है वो बल देती है, तो वो बल देती है करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर जो है वो ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग का। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 है, उसमें कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों की व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना। किस प्रकार से बच्चों को उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जो है जोड़ा जाए और उसके जो पर्सनालिटी है और उसका मेंटल जो हेल्थ है उन सब को डेवलप करने के लिए विद्यालय में जो है वो उसकी शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने की ज़रूरत है, कला शिक्षा को, है ना, आर्ट एजुकेशन या कला शिक्षा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 है, उसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंदर क्या महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो ये इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में मुख्य जो सूत्र है शिक्षा बिना बोझ की, वो उस पर विचार कब हुआ था? 1993। तो मैंने बताया था 92 में जो है वो कमेटी बनी थी, तो उसके बाद ही इसके ऊपर विचार हो गया था। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 जो है उसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधारों को सुझाया गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ें बोली गई कि सामूहिक कार्य का मूल्यांकन हो, यानी कि ओवरऑल उसका जो है वो मूल्यांकन हो और कंटिन्यूअस जो है वो मूल्यांकन हो और खुद ही पुस्तक के बेस पर मूल्यांकन हो। तो ये है, आगे चलते। तो फ्रेंड्स यही थे, इसमें 31 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए। तो ये थे इसके एनसीएफ 2005 और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को जो है वो आज इसके बारे में पूरी सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, और बाकी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एलटी के जो नोट्स हैं वो भी जल्दी मैं इसको टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे बना लूँगा, फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, गुड नाइट।